Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have to study Dirichlet problems. Suppose that capital D in a domain is a complex plane. Recall from previous section that a real valued function phi of two real variables x and y is called harmonic in D if phi has continuous first and second order partial derivatives and if phi satisfies the Laplace equation del square of phi is equal to 0. आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन phi जो है वो दो वेरिएबल्स x और y में तब हार्मोनिक कहलाता था जब उसके फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते थे और वो जो डेरिवेटिव्स थे दैट मस्ट बी कंटिन्यूस एंड और इसी तरह से वो लैप्लास इक्वेशन को यानी कि डेल स्क्वायर ऑफ फाई इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करते थे और इस इक्वेशन की फिर एलेबोरेशन लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 1 में दैट इज डेल पार्शियल स्क्वायर ऑफ फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ऑफ फाई divided by partial y square equal to 0 and इसी तरह से Dirichlet problem जो है it is defined to be the problem of finding a function phi of x y that is harmonic in D. हमारा जो Dirichlet problem है it is basically that we have to find a function phi of x y जो कि हार्मोनिक होना चाहिए डोमेन में. Similarly, that takes on specified values on the boundary of D और जिसकी जो डोमेन की जो बाउंड्रीज हैं उसके ऊपर उसकी स्पेसिफिक वैल्यूज होनी चाहिए. The specifications of the values of the function phi on the domain boundary of D are called boundary conditions और सिमिलरली जो उसकी बाउंड्री पर जो वैल्यूज़ होंगी उसको हम कहेंगे कि वो उसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं. फॉर एग्जांपल कंसीडर द प्रॉब्लम phi square of del square of phi partial square of phi divided by partial x square plus partial square of phi divided by partial y square equal to 0 and x goes from 1 to -1 y की रेंज है infinity to minus infinity subject to phi of -1 comma y is equal to k naught. इट मीन्स कि जब आपके पास x इज इक्वल टू -1 है और y की वैल्यूज़ के लिए जो आंसर आएगा वो है k नॉट. सिमिलरली सब्जेक्ट टू फाई 1 y x इक्वल टू 1 के लिए आपके पास है वैल्यू k1 वेयर k नॉट एंड k1 आर रियल कॉन्स्टेंट्स. दिस इज अ Dirichlet प्रॉब्लम इन अ डोमेन D बाउंडेड बाय द वर्टिकल लाइंस x इज इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1. So these are the elementary techniques from differential equations to find the equation that is phi of xy is equal to k1 minus k naught into x divided by 2 plus k1 plus k naught divided by 2. That's equation number 2 of the particular Dirichlet problem. You should reread this example in section 3.4 to remind yourself to show this situation was found. राइट नाउ आपने जो पढ़ा Dirichlet प्रॉब्लम मेरे साथ इस वक्त, ठीक है, यू जस्ट ओनली रिमाइंड कि Dirichlet प्रॉब्लम हमारे पास वो प्रॉब्लम है इन विच अगर हमें मतलब हमारे पास एक फंक्शन फाई हमें गिवन है जो कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जिसके एग्जिस्ट करती हैं लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो अगर हमने लैप्लास इक्वेशन के थ्रू Dirichlet प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना हो तो आप देख सकते हैं कि फाई को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन इक्वेशंस को इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो आफ्टर इंटीग्रेशन यू ऑब्टेन दिस काइंड ऑफ अ फंक्शन जो कि इक्वेशन नंबर 2 में नज़र आ रहा है. ठीक है, और इसमें आपकी बाउंड्री कंडीशंस भी यूज़ होंगी और बाउंड्री कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जो कि बाउंड्री यानी कि डोमेन की बाउंड्री के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस होती हैं. ठीक है, तो इस तरह के अगर फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई को फाइंड आउट किया जाए तो वो Dirichlet प्रॉब्लम कहलाता है. नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. अब हमने इस वक्त पढ़ना है कंटूर्स. ठीक है, कंटूर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एज वेल एज इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एज वेल. लेकिन अगर जब आप इसको अच्छे से क्लियरली पढ़ेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा. द नोटेशन ऑफ द कर्व्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन दैट आर स्मूथ, पीस बाय स्मूथ, सिंपल, क्लोज्ड
and simple closed are easily formulated in the terms of the vectors function 1. Suppose that the derivative of 1 is z prime of t is equal to x prime of t plus iota y prime of t. x z of t आपके पास कर्व है, ठीक है, आपका जो फंक्शन है उसकी कर्व को उन्होंने z ऑफ t से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और ऑब्वियसली आपके पास z ऑफ t कर्व है तो इसका रियल पार्ट भी होगा, इसके इमेजिनरी पार्ट भी होगा, तो वो x ऑफ t इसका रियल पार्ट है, y ऑफ t इसका इमेजिनरी पार्ट है, t हमारे पास पैरामीटर है, ठीक है। तो और आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि t गोज़ फ्रॉम b टू a, यानी कि b से a में जो है वो t जो है वो वेरी करता है। अब आप देखेंगे z प्राइम ऑफ t जो है, अगर मैं यहाँ पर डेरिवेटिव ले रही हूँ z का, तो z प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू x प्राइम ऑफ t प्लस आयोटा y प्राइम ऑफ t, ठीक है। यानी कि x का भी आपने डेरिवेटिव लिया, इसी तरह से y का भी आपने डेरिवेटिव लिया। वी से दैट अ कर्व c इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज स्मूथ। अब ये स्मूथ कर्व की डेफिनेशन दी जा रही है। इफ z प्राइम ऑफ t इज कंटिन्यूअस एंड नेवर जीरो इन द इंटरवल a टू b, यानी कि आपके पास एक कर्व सी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में स्मूथ होगी अगर उसका डेरिवेटिव जो है इट शुड बी कंटिन्यूअस एंड इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो इन द इंटरवल वेयर टी वेरीज फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर 5.16, ठीक है। आप अपनी बुक्स पर फिगर 5.16 देख सकते हैं कि वहाँ पर इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। Since the vector z prime of t is not 0 at any point p on C, the vector z prime of t is tangent to C at p. इसका मतलब ये है कि अगर z prime of t 0 नहीं है on any point p, सारे पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन को कैपिटल P से कहा और कर्व जो है उसको C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर है जो z प्राइम ऑफ t है इट इज़ एक्चुअली टेंजेंट टू c, यानी कि ये उस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट है उस पॉइंट p के ऊपर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अ स्मूथ कर्व हैज़ अ कंटिन्यूसली टर्निंग टेंजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्मूथ कर्व जो है उसका आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते जाएं पॉइंट्स के ऊपर तो वो टेंजेंट्स जो है वो कंटिन्यूसली टर्निंग टेंजेंट्स होंगे, ठीक है ना, उनकी डायरेक्शंस जो है वो टर्न कर रही होंगी। Put yet another way, a smooth curve can have no sharp corners or curves, यानी कि एक स्मूथ कर्व जो है उसमें कोई शार्प कॉर्नर्स या कर्व्स नहीं है, ठीक है ना। एज यू कैन सी इन द फिगर, आप ये बुक्स में देखेंगे तो आप फिगर भी देख सकते हैं इसकी, ठीक है। अ पीस वाइज स्मूथ कर्व सी हैज़ अ कंटिन्यूसली टर्निंग टेंजेंट। अब अगेन पीस वाइज स्मूथ कर्व जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है। A piecewise smooth curve C has a continuously turning tangent except possibly at the points where the components smooth curve C1, C2 up to Cn are joined together. जो आपके पास piecewise smooth curve है C, उसके आप देखें कि जो उस कर्व के ऊपर आप जैसे जैसे पॉइंट्स आ रही हैं तो वो टर्निंग टेंजेंट्स आएंगे, ठीक है ना। एक्सेप्ट पॉसिबली एट द पॉइंट्स वेयर द कंपोनेंट स्मूथ कर्व्स, मतलब एक्सेप्ट पॉसिबली सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी उन पॉइंट्स के ऊपर है, ठीक है, वेयर द कंपोनेंट स्मूथ कर्व C1, C2, Cn आर ज्वाइन टुगेदर। सिर्फ उन पॉइंट्स के ऊपर नहीं हो सकता जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन करें कर्व्स, क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व है ना, तो ये जिन पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रही होगी तो वहाँ पर मतलब ये वहाँ पर नहीं होगा टर्निंग टेंजेंट, लेकिन बाकी इसके अलावा सब पॉइंट्स पर टर्निंग टेंजेंट्स होंगे। A curve capital C in a complex plane is said to be simple if z of t1 is equal to z of t2 for t1 is not equal to t2 except possibly for t equal to a and t equal to b. अब ये सिंपल कर्व की आपके पास डेफिनेशन यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। अ कर्व सी इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज सेड टू बी सिंपल, वो कर्व आपके पास सिंपल होती है इफ z ऑफ t1 इज नॉट इक्वल टू z ऑफ t2, यानी कि अगर आपके पास जो दोनों कर्व्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं होंगी, यानी कि इन पॉइंट्स के ऊपर T1 और T2 के ऊपर दैट आर नॉट इक्वल फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, यानी कि T1 जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनके लिए आपके पास जो कर्व्स ऊपर ड्रॉ की जा रही हैं वो भी आपस में इक्वल नहीं है एक्सेप्ट पॉसिबली, ठीक है, एट T इक्वल टू एंड T इक्वल टू बी। अगर आपकी क्लोज कर्व है तो T और B दोनों मिल के क्लोज उसे करेंगे ना, यानी कि एंडिंग पॉइंट और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम हो जाएगा,
ठीक है। टी इक्वल टू बी वाली पॉइंट जब क्लोज्ड कर्व है तो ऑब्वियसली आपके पास आएगा कि सी इज अ क्लोज्ड कर्व इफ जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी, तो एक्सेप्ट पॉसिबली ऑन द एंडिंग पॉइंट्स, ठीक है। और ऑब्वियसली उन्होंने फिर उसको एक्सप्लेन किया, इफ सी इज अ क्लोज्ड कर्व इफ जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी देन ऑब्वियसली यू कैन जज इट कि हमारे पास उन पॉइंट्स के ऊपर जो है जी ऑफ टी वन जो है वो इक्वल हो जाएगा जी ऑफ टी टू के फॉर ए इक्वल टू बी के लिए। सी इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व if z of t1 is not equal to z of t2 for t1 is not equal to t2 and z of a is equal to z of b। ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व की हमारे पास डेफिनेशन होगी, ठीक है। कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स के लिए जो z of t1 है दैट इज नॉट इक्वल टू z of t2। इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अ पीस बाय स्मूथ कर्व c इज कॉल्ड अ कंटूर और पाथ। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कंटूर और पाथ किसे कहते हैं, हम उस स्मूथ कर्व को कहते हैं जो कि पीस वाइज स्मूथ कर्व है, यानी कि अगर उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए जाएं तो वो स्मूथ कर्व्स आ जाती हैं। आपके पास एक पाथ है, एक कंटूर है, एक क्लोज्ड आपके पास वो है, तो उसके अगर छोटे छोटे पीसेस किए जाए वो हमारे पास क्या होंगे, स्मूथ कर्व्स होंगी। और स्मूथ कर्व की भी आपने डेफिनेशन देखी कि स्मूथ पीस वाइज स्मूथ कर्व की डेफिनेशन ऐसी होती है कि उस पर टर्निंग टेंजेंट्स होते हैं एक्सेप्ट पॉसिबली एट द एंडिंग पॉइंट्स। जस्ट एज वी डिड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन we define the positive direction on a contour C to be the direction on the curve corresponding to increasing values of the parameter t। अब आप देखें कि पैरामीटर टी की इंक्रीजिंग वैल्यूज़ के लिए आपने उसको कहना है, उस डायरेक्शन को कहना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन है। इट इज़ आल्सो सेट द कर्व सी हैज़ अ पॉजिटिव ओरिएंटेशन, ठीक है, उसको ये भी कहते हैं कि भी इसकी पॉजिटिव ओरिएंटेशन है। इन द केस ऑफ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी द पॉजिटिव डायरेक्शन रफली कोरिस्पॉन्ड्स टू द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसको पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं, और द डायरेक्शन दैट अ पर्सन मस्ट वॉक ऑन सी इन ऑर्डर टू कीप द interior of C to the left, ठीक है। For example, the circle z of t is equal to e raised to power iota t, t varies from 2 pi to 0, has positive orientation। जाहिर सी बात है जब आपके पास t की वेरिएशन 0 to pi ली जा रही है, it means you are going counter clockwise direction, so that why you can say that कि you have positive orientation। Now you have to see figure 5.18, ठीक है। The negative direction of contour C is the direction opposite to the positive direction। जाहिर सी बात है वो clockwise direction होगी, ठीक है। तो जो positive direction है contour C, जो negative direction है contour C पर, वो direction है जो कि opposite to the positive direction है। If C has an orientation the opposite curve, that is the curve with opposite orientation, it is denoted by minus of C। On a simple closed curve, the negative direction corresponds to the clockwise direction। ऐसे मैंने जैसे कि कहा अभी कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कंटूर की उसे हम कहेंगे दैट इज द नेगेटिव डायरेक्शन, और जो काउंटर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम कहेंगे ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए इंटेग्रल यहाँ पर लिया गया है कि इंटेग्रल कैसे लिए जाते हैं, किस तरह से डील किए जाते हैं। और कंटूर में अभी आप देखेंगे कि बार बार इंटीग्रल्स लिए जाएंगे, इससे कंसर्न थ्योरम्स हैं, सो दैट्स वाई we have to study integrals। The following list of assumptions is prelude to the definition of the complex integral। For the sake of comparison, you are encouraged to review the list given prior to definitions। Also look for figure 5.19 is अब आप भी definitions भी देखिएगा और साथ साथ आपने ये figure भी analyze करनी है। Step leading to the definition of the complex integral। Let f be a function of a complex variable z। f आपके पास एक फंक्शन है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑन अ स्मूथ कर्व c, जो कि डिफाइंड है उस कर्व c के हर पॉइंट के ऊपर। और आपके पास कर्व स्मूथ कर्व है, स्मूथ कर्व की भी आपने डेफिनेशन देखी थी प्रीवियस स्लाइड में। that lies in the same region of the counter plane। Let capital C be defined by the parameterization z of t is equal to x of t plus iota y of t। z of t को आपने इस तरह से एक्सप्लेन किया because it's a complex variable, so that's why according to parameter t you can define it to be z of t is equal to x of t plus iota y of t। Let capital P be a partition of the parameter interval a b
पी हमारे पास एक पार्टीशन है इस इंटरवल की इनटू एन सब इंटरवल्स टी के -1 टू टी के। इसको हमने एन सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। किसको? ए बी जो इंटरवल था इसको आपने एन सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया टी के -1 टू टी के ऑफ लेंथ डेल्टा के इज इक्वल टू टी के माइनस टी के 1। जाहिर सी बात है जब पहले लेंथ निकालनी है तो जो आगे वाला पॉइंट है उसमें से लास्ट वाला पॉइंट माइनस कर दें तो उस इंटरवल की लेंथ आ जाएगी। अब देखिए इन्होंने इसको एंड में कैसे डिवाइड किया कि भाई ए इज इक्वल टू टी नॉट वो पॉइंट लिया, बी इज इक्वल टू टी एन पॉइंट लिया और फिर टी नॉट टू टी वन टू टी टू अप टू टी एन, इस तरह से टी एन टू टी एन -1 टू टी एन। तो ये इन्होंने एंड इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, the partition capital P induces a partition of the curve C into n subbars whose initial and terminal points are the pairs of the numbers. Like आपके पास z naught जो है that will be equal to x of t naught plus iota y t naught, ठीक है, and z1 will be equal to x of t1 plus iota y of t1. सिमिलरली Z1 से यानी कि आपके देखेंगे Z0 टू Z1, फिर Z1 टू Z2, फिर Z2 टू Z3, फिर Z3 टू Z4, ठीक है ना, फिर इसी तरह से Zn-1 टू Zn एंड del ऑफ Zk इज इक्वल टू Zk माइनस Zk -1, K is equal to 1 to up to n. Again you can see figure 5.19. Let capital P norm be the norm of the partition P of AB, that is the length of the longest subinterval. जो norms होते हैं उनमें आप length लेते हैं, norms आपने study भी किए होंगे, ठीक है। And let P norm be the partition P of the AB, that is the length of the longest subinterval. Choose the point Z के steric is equal to x के steric plus iota y के steric on each sub arc of C. See figure again, you have to look for that figure from n products of f of zk into zk, k is equal to 1 to up to n, and then sum these products, ठीक है। So you have to take the summation k varies 1 up to n, f of zk steric multiply by z del of zk। del of zk से क्या मुराद है? Again this is the length of the subinterval, that is zk -1, और f of zk से क्या मुराद है? ये हमारा वो फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का जो कि स्मूथ कर्व के हर पॉइंट के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। दिस इज द वे हाउ यू कैन डू ऑन द कंटूर इंटीग्रल्स। आपने कैसे कंटूर इंटीग्रेशन करनी है। Okay ji, now girls, as you can see that the complex integral of the function f on c is contour integral of the function f of z into dz is equal to limit p norm, that is the length of the interval, approaches towards 0, summation k varies 1 up to n, क्योंकि हमने n सब इंटरवल्स में अपनी कर्व को डिवाइड कर दिया था, एंड f of z के स्टैरिक और ये जो f of z के है ये हमारे पास किसी भी एक कर्व के जो पार्ट है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू है del ऑफ z के, ठीक है, और del ऑफ z के हमारे पास उस सब इंटरवल की लेंथ है। इफ़ द लिमिट इन टू, ये जो अगर ये जो हमारे पास लिमिट है 2 की अगर ये एग्जिस्ट कर जाए देन f इज सेट टू बी इंटीग्रेबल ऑन c, तब हम फंक्शन को कहेंगे कि वो इंटीग्रेबल है c पर। The limit exists whenever if f is continuous at all points on C and C is either smooth or piecewise smooth. Consequently, we shall hereafter assume these conditions as a matter of course. Moreover, we will use the notation of the contour integral, ठीक है, to represent a complex integral around a positively oriented closed curve C. वो कह रहे हैं कि पॉजिटिवली ओरिएंटेड क्लोज कर्व सी के लिए जो कंटूर इंटीग्रेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए आपने ये नोटेशन यूज़ करनी है, दैट इज़ अबव एक्सप्लेन्ड, दैट इज़ द कंटूर इंटीग्रल, ठीक है। और ये जो क्लोज्ड लगाया हुआ है ये क्लोज्ड कंटूर इंटीग्रल को शो करने के लिए, सी फॉर कंटूर और इंटीग्रेशन के ऊपर जो क्लोज लगाया गया है, ठीक है, ये शो कर रहा है कि भी आपके पास ये क्लोज्ड कर्व है। ओके जी, देन यू कैन सी दैट
when to represent a complex integral around a positively oriented closed curve C, when it is important to distinguish the direction of the integration around a closed curve C, we will employ the notations, ठीक है, like contour integral f of z dz and similarly contour integral f of c dz, ठीक है. So as you can see that to denote integration in the positive and the negative directions in the positive and the negative directions respectively. Okay ji girls, now as you can see that the points having been made that the definition of the real integrals discussed in section 5.1 and definition 5.0 formally the same, we shall form now on refer to the complex integral contour integral, ठीक है, f of z into dz by its more common name contour integral, ठीक है, सबसे कहेंगे हम लोग कि contour integral है. Now we have complex valued function of a real variable. Before turning to the properties of the contour integral and all important questions of how to evaluate the contour integral, we need to discuss briefly to enlarge upon the concept of the complex valued function of a real variable introduced in the marks of the section 2.1. As already mentioned, a parameterization of the curve C of the form given in 1 in case its point. Let's consider another simple example. If t represents a real variable, then the output of the function f of t is equal to 2t plus iota square is a complex number, ठीक है, for t equal to 2 के लिए. In general, if f1 and f2 are real valued functions of a real variable t, that is real function, then f of t is equal to f of 1t plus iota f of 2t is a complex valued function of a real variable t. What we are really interested in at the moment in these definitions of the integrals, contour integral a to b f of t dt, in other words, integration of the complex valued function f of t is equal to f1 of t plus iota f2 of t of the real variable t carried out over a real integral. Continuing with the specific function f of t is equal to 2t plus iota square, it seems logical to write on, says, the interval that t goes from 1 to 0. So that's all about for today's lecture. Allah Hafiz.